Good morning, students. This is Shubham Anand from CBSE Competitive School. In this lecture, we will continue from the third significant reason of the why do we have need of constitution, कि हमें constitution की क्यों जरूरत है. ठीक है. So we should continue. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. खुद से बचाने के लिए. टू सेव फ्रॉम आवर सेल्फ, है ना. खुद से बचाने के लिए. सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा कि खुद से खुद को क्या बचाएंगे, बट बचाने के लिए. अभी आगे पढ़ोगे समझ में आएगा. दिस में साउंड स्ट्रेंज, बट व्हाट इज मेंट बाय दिस इज व्हाट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this. की बात यही है कि कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिसमें हम लोग क्या होता है कि लगता है कि यार अगर कानून नहीं होता तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं. होता है ना गुस्सा में. तो वही जो गुस्सा से तुम्हें बचा रहा, ठीक है, एंटी सोशल काम करने से, कोई गलत काम करने से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना. तुम्हें डर तो है ना. जैसा भी रोड पर तुम झगड़ा झंझट करोगे, मारपीट करोगे, तो क्या तुरंत आएगा दिमाग में आइडिया, पुलिस वाला आ जाएगा यार, पकड़ लेगा. तो एक डर है ना लॉ एंड ऑर्डर का. तो वो क्या किया, तुम्हें खुद से बचाया. तुम्हें खुद से बचाया मतलब अगर तुम कोई ऐसा काम करते, झगड़ा झंझट मारपीट, तो उससे क्या होता, तुम्हारा ही करियर खराब होता. तुम्हारा ही करियर खराब होता. तो खुद को खुद से बचाया. ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. ये वाला स्टोरी बोर्ड पढ़ोगे घर पे. यहाँ पर यही है कि लड़की पढ़ के आती है, बोलती है टीवी देखना, तो माँ बोलती है कि अभी टीवी नहीं देखना है, तो ये गुस्सा आ जाती है. ठीक है, ठीक है. तो यही रहता है. तो उसको तुम पढ़ना घर पे. मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believe in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator टू सेट दिस राइट. कभी कभी क्या होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग बोर हो जाते हैं. क्यों बोर हो जाते हैं? पार्टी पॉलिटिक्स मतलब फिर वही रिलीजन, धर्म, जात, कास्ट, यही सब करता है वोट बांटने के लिए. सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, ऑलमोस्ट पन्ना पलट कर देख लो, डिवीजन ऑन अ बेसिस ऑफ वेरियस मल्टीपल रीजन्स. तो उसमें क्या होता है कि अब क्या हुआ कि लोग समझदार हो गया. पहले जब तक लिटरेट नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, तब तक समझ जाता था, अरे हाँ ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है. लेकिन अब पीपल क्या हुआ कि समझदार हो गया. पीपल को डेवलपमेंट चाहिए. उसको पता है कि धर्म जाति सब पे कुछ नहीं रखा हुआ, सब मोह माया है ना, मोह माया है. तो पीपल समझदार हो गया. तो कभी कभी लगता है ना, मुझे तो बहुत फील होता है कि कभी कभी लगता है कि स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप का जरूरत है. मोरली जो पर्सन हाई हो उसका डिक्टेटरशिप जरूरत है. मुझे ऐसा फील होता है, जरूरी नहीं है सबको. ठीक है. तो ये वाला फीलिंग क्या होता है, आपका फुलफिल नहीं हो सकता. फुलफिल नहीं हो सकता. वाई? ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हमारा कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके लिए इलेक्शन होना है. ठीक है. तो आगे पढ़ते यही रीजन है. ठीक है. स्वेप्ड बाय दिस इमोशन they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interests. फिर क्या होता है कि जब अगर आप किसी डिक्टेटर को बैठा दीजिएगा ना, तो स्टार्टिंग में तो वो अच्छा अच्छा काम करेगा आपको जीतने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, और उसके बाद फिर वो अपना मनमाना काम करने लगेगा. तो ये उसमें नेगेटिव चीज बहुत बड़ा. तो इससे हम लोग बच रहे हैं ना, चाह के भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा है ही नहीं. अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज whims टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. तो जो भी आपका एस्पिरेशन है, सोच है, उस तरह से आप नहीं इस चीज को स्टेबल कर पाइएगा पार्टी में.
ठीक है, गवर्निंग बॉडी में। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऐसा नहीं है। ठीक है, द गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस वीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा होता है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ चीज को इंक्लूड किया जाता है कि इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ फॉर द easy overthrow of provisions that guarantees right of citizens and protect their freedom। ठीक है, it does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom। इतना आसान नहीं है। From above discussion, you will understand that the constitution play a very important role in democratic societies। तो ये बात तो क्लियर हम लोगों को पता चल गया कि डेमोक्रेसी क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। चलो आगे आओ। यहां पर देखो ये जो है डायग्राम, ये मतलब चार्ट बना हुआ। ठीक है, इसे घर पे पढ़ के फुलफिल करना है। जैसे कि पहला देखो एग्जांपल दिया हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दिया हुआ कि द पीपल ऑफ नेपाल एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल में क्या लिखा हुआ? इट लेज डाउन आइडियल डेट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री डेट वी वांट टू लिव इन। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या, वो फुलफिल करना। ठीक है, तो ये देखना घर पे, कुछ है नहीं खास। अब अगला टॉपिक क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। क्या की फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, मतलब कि क्या क्या खासियत है इसका, की फीचर्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब नया टॉपिक। तो ध्यान देना, पहले समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, अब पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। बात समझ में आई कि several decades से हम लोग आजादी के लिए तो संघर्ष कर ही रहे थे। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be। उस स्ट्रगल के साथ ना, उतना संघर्ष के साथ साथ हमारे जो लीडर्स लोग थे उस समय के, जो नेशनलिस्ट लोग थे, वो लोग ये भी सोचते रहते थे कि आखिर हमारा देश आजादी के बाद कैसा होगा। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे had very little role in making। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। हुआ क्या कि वो पूरे संघर्ष के दौरान क्या होता था ना कि ब्रिटिशर्स, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ऑर्डर दे दिया उसे पास करना, उसे फॉलो करना है तो करना है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में था, इंडियन का पार्टिसिपेशन जो था वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं था। मतलब भारत में जो लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिश लोग बनाया था उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। ठीक है, और जब मिला भी तो अर्ली फेज में आपको हर एक चीज बोलने की आजादी नहीं मिली। तो ये जो नेशनलिस्ट लोग थे, तो इनका क्या एस्पिरेशन था सबसे पहले कि जो इंडिया है वह, ठीक है, आजाद होने के बाद इंडिया जो होगा डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी रहेगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा फिर? एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में हर एक लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। व्हाट रिमेन्ड टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वे इन
तो what remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. फिर क्या हुआ कि अब क्या करना है कि भाई अब आपको वे निकालना होगा, तरीका निकालना होगा कि कैसे जो है उस चीज को एग्जीक्यूट किया जाए. दिस वाज done not by one person but by a group around 300 people who became member of Constituent Assembly in 1946. तो अब ये जो करने की चाह है, बदलाव की चाह है कि हमारा इंडिया कैसा हो आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक आदमी से होगा नहीं. तो कितने लोगों का ग्रुप बना? 300 पीपल का ग्रुप बना. ठीक है, ठीक है, 300 पीपल लोग का ग्रुप बना और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ 1946 में. Who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. और अगला 3 साल तक periodically एक तय समय सीमा के बीच में ये मीटिंग होता रहा है ना, ये मीटिंग होता रहा. चलो आगे आओ. देखो, these members of Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities. जो country था, of course starting से बोल रहे हैं, several different communities starting से रहा. Who spoke different languages. अब अलग communities है तो language भी अलग बोल रहे हैं, different languages. Belong to different religions and had distinct cultures. अब बहुत सारे कम्युनिटीज हैं तो उनका लैंग्वेज अलग है. ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर है. ठीक है. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब लिखा जा रहा था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ इंडिया का भविष्य आगे जा रहा था. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of vast mass of the people appeared dismal. तो इसमें क्या हो रहा था? टर्मोइल तो चल रहा था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रहा था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग के टाइम में तो उतार चढ़ाव काफी चल ही रहा था, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था. अब उसके बाद क्या होता? ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सब जो समस्या थी, इशू जो थी, ठीक है, वो सब जो ड्राफ्टिंग मेंबर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रहे थे, उन लोगों का दिमाग पे चल रहा था कि ऐसा ऐसा चुनौती अभी हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए. ठीक है, ठीक है. अब देखो अब क्या होता है. दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट डेट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी. जो डॉक्यूमेंट, विजनरी डॉक्यूमेंट रेडी किया गया इन लोगों द्वारा, उसमें क्या क्या रिफ्लेक्ट कर रहा? पहले रिस्पेक्ट किस चीज का? मेंटेनिंग डाइवर्सिटी. जो डिफरेंट लोग हैं उन लोगों के साथ डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखे, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी. और जो नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता, उसे भी बनाए रखे. द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग. और फिर फाइनली जो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, ठीक है, ये विजनरी डॉक्यूमेंट था, ऐसा सपना देखा जा रहा था. और फाइनली जो इंक्लूड हुआ वो चीज, फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग poverty through socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role that people can play in choosing their representative. ठीक है, तो फाइनली जो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ उस पर यही फोकस किया गया कि जो पॉवर्टी है उसे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म से खत्म किया जाए, दूर किया जाए. ठीक है, और साथ ही साथ एम्फेसाइज किया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल पर जो कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में काम आता. कैसा इंपॉर्टेंट रोल? तो रिप्रेजेंटेटिव
इलेक्शन, ठीक है, कि किस तरह रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। तो इस दो चीज पर फोकस किए सबसे ज्यादा। नाउ लिस्ट बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जो नीचे 1 2 अब पढ़ेंगे ये सब फीचर्स जो है दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाइल रीडिंग दिस कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वेयर ग्रेपलिंग विथ। तो इसे पढ़ते समय क्या क्या ध्यान में रखना कि हम लोगों को डाइवर्सिटी से रिलेटेड अपना इशू ध्यान में रखना, यूनिटी को लेकर सचेत रहना और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो आगे पढ़ते किस तरह ये जो है तुम्हारा जो इंडिया ये स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगा। पहला सबसे बड़ा फीचर फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मोर देन one level of the government in the country. In India, we have government at the state level, at the central level. Panchayati Raj is the third tier of government and you have read about this in your class 6 book. We looked at the functioning of the state government in your class 7 book. मतलब कि भाई तुम लोग का जो पीछे पीछे बुक है 6 7 उसमें पढ़ चुके हो ये सब के बारे है ना। तो इसमें क्या पढ़ोगे, 6 में पढ़ लिए हो पंचायती राज, 7th में पढ़ लिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड दिस ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब की बार सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे पढ़ोगे। देखो क्या लिखा हुआ, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मैंडेट अ सिस्टम of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in capital city of New Delhi and making decision for everyone instead इसके बदले it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for particular areas, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इंस्टेड इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, मतलब अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट को जो है वो सेपरेट कर दीजिए कि जिससे वो पर्टिकुलर एरिया में अच्छा काम कर सकता है। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इशूज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर्ड एट ऑल ऑफ दिस सेंटेंस फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को छूट है थोड़ा, ठीक है, कि जो आपको जरूरत लगता है उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डील्स द इशू दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। In addition, the Constitution also specifies where each tier of government cannot get the money from for the work and it does. अब क्या कहता है कि यहां से इसके एडिशनली ये जो बात हम लोग समझे कि स्टेट फॉलो लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट कंटेन करती है, किस लिस्ट पे कौन काम करेगी। इस लिस्ट में 3 बड़ा हेडिंग होता है, ठीक है। पहला यूनियन, स्टेट, फिर तीसरा कंकरेंट। वही ये 3 लिस्ट है, समझे, वही ये 3 लिस्ट है। चलो, तो ये हो गया कि कंटेन लिस्ट दैट डील्स द इशू एट ईच टीयर। तो हर एक टीयर पे इशू लिखा हुआ, वो जो 3 लिस्ट बताया ना उसी लिस्ट पर सबका अपना अपना काम लिखा हुआ, ठीक है, किस लेवल का गवर्नमेंट क्या काम को करेगी। और यही चीज हम लोग को पता नहीं रहता, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो हम लोग सोच लेते हैं कि स्टेट जो
स्टेट लेवल का काम है उसे सोच लेते हैं कि नेशनल लेवल का गवर्नमेंट पूरा कर दे, और नेशनल लेवल वाला काम को स्टेट लेवल का। ठीक है, तो इस तरह का डायलेमा होता है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर फेडरलिज्म स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट का कोई एजेंट नहीं होता है। ठीक है, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। बल्कि ये फेडरलिज्म का कोई एजेंट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही इसको ये पावर मिला हुआ। ठीक है, ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब इसी तरह का गवर्नमेंट का बनाया पॉलिसी पे काम करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। फेडरलिज्म तो हो गया। अब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो यहां पे द डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट डेट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। अभी तक जो भी लेवल का हम लोग गवर्नमेंट का बात किए, ये क्या होता, रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहते हैं, चुने हुए लोग। तो रिप्रेजेंटेटिव कब आएंगे, जब इलेक्ट करेंगे तब ना। योर क्लास 7 बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they were making the Constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared a masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clothes of traditional caste, class, gender hierarchy। तो इन लोगों का ये सोचना था कि जो ये मैसिव इतना बड़ा यूनिवर्सल लेवल पे एडल्ट फ्रेंचाइज को एडॉप्ट किए हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, जेंडर हियरार्की, ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Direct आपको अपना representative elect करना होगा। Also, every citizen of country, irrespect of his या her social background, can also contest in election। तो इलेक्शन हर एक कोई लड़ सकते हैं, किसी के लिए फिक्स नहीं किया गया कि ये वाला रिलीजन, ये वाला कास्ट ही सिर्फ कंटेस्ट करेगा। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो भी इलेक्ट होंगे वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, फिर पीपल के लिए। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेटिव इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक। आगे पढ़ेंगे क्यों है जरूरी। तो 2 हो गया। तो आज तुम इतना ही पर छोड़ रहे हैं ना। ये 2 वर्ड को बढ़िया से घर पे समझो बैठकर, और जो बात समझाएं उसे समझो। अब अगला लेक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज तुम लोग इस चीज को पढ़ो, पीछे का रिवाइज करो और फ्लो चार्ट बनाने का कोशिश करो। ओके, चलो बाय।